लास्ट लेक्चर में हमने आई का ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था, उसके हमने एनाटॉमी के बारे में देखा था, फिजियोलॉजी के बारे में देखा था। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई उसका क्लिनिकल क्या इम्पोर्टेंस है और क्लिनिकल कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑफ्थेमोलॉजी के एग्ज़ाम के अंदर। अब जितने भी ऑफ्थेमोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो जो उनकी मेन प्रेजेंटेशन होती है वो या तो लॉस ऑफ विजन होती है या रेडनेस ऑफ आई होती है। इन्हीं दो प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है तकरीबन तमाम टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ऑफ्थेमोलॉजी के। तो हमने जो फर्दर हमारे लेक्चर्स आने हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लॉस ऑफ विजन। तो हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। तो हम बात आगे लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। अब उसके अंदर टोटल रोने के अलावा 7 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं जिसकी वजह से रेडनेस ऑफ आई होती है। जो पहला उसका डिफरेंशियल है वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर का प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एंटीरियर यूवियाइटिस। अब एंटीरियर यूवियाइटिस के अंदर जो है वो आयरिस आ जाती हैं, तो उसे हम रीडोसाइक्लाइटिस भी कहते हैं। बाकी थर्ड वन जो है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा, उसे हम एक्यूट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। फोर्थ डिफरेंशियल जो है रेड आई का वो है एक्यूट केराटाइटिस। उसके अंदर क्या होता है, हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया नजर आती है। और फिफ्थ वन के अंदर एक्यूट सक्लेराइटिस है, उसके अंदर हमें डीप सक्लेरल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। और जो सिक्स वन है उसके अंदर सुपरफिशियल सक्लेरल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होती है और उसे हम कहते हैं एक्यूट एपिसक्लेराइटिस। और सेवंथ वन जो है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है बिहाइंड द कंजक्टिवा और उसे हम कहते हैं सब कंजक्टिवल हेमरेजेस। जैसा कि हमें पता है कि पहला जो है वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है, तो उसके अंदर ग्लूकोमा का वर्ड आ रहा है, तो हम ग्लूकोमा की डिटेल देखते हैं। तो ग्लूकोमा के अंदर हम देखते हैं कि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट्स डिफाइंड एज रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई बॉल। तो इसके अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर रेज्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर की वजह से इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई बॉल। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, साइड पे करके लिख लें कि एक्वस ह्यूमर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए। तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है इंट्राओकुलर प्रेशर की वो होती है 10 to 20 mmHg। अगर इस नॉर्मल वैल्यू से कम होगा, फॉर एग्जांपल लेस देन 10 हो रहा है इंट्राओकुलर प्रेशर, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे। और जो इंट्राओकुलर प्रेशर अगर 20 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम ग्लूकोमा मेंशन करेंगे। फिर हम ग्लूकोमा की टाइप्स की तरफ जाते हैं। टाइप्स इसकी जो हैं 2 हैं, एक एक्वायर्ड है और एक कॉन्जेनिटल है। कॉन्जेनिटल जो है वो बाय बर्थ होती है, उसके नीचे हम बेफ्थलमोस लिख लेंगे और इसकी जो काजेज हैं वो अलग ही हैं, तो वो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी साइड पे एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड को फिर 2 टाइप्स के अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी वो होते हैं जब किसी भी डिजीज़ की वजह से हमें ग्लूकोमा नज़र आए, मतलब अंडरलाइंग काज उसके अंदर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट हो गया या यूवियाइटिस हो गया, इनकी वजह से अगर ग्लूकोमा नज़र आएगा तो वो सेकेंडरी ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड पे है प्राइमरी। प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक होता है, उसके अंदर अंडरलाइंग काज नहीं होती, ठीक है। मेन तो अब हमने देखा है कि कॉन्जेनिटल है वो बाय बर्थ है। हम एक्वायर्ड की तरफ आए, एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी है। सेकेंडरी जो है वो किसी और डिजीज़ की वजह से हो रहा होगा, जैसे कैटरेक्ट की वजह से हो गया, यूवियाइटिस की वजह से हो गया। अब मेन जो हमारे पास बचा है वो प्राइमरी है, वो इडियोपैथिक है, उसके अंदर नो अंडरलाइंग काज है, ठीक है। और इसके अंदर फिर 2 चीज़ों में, 2 ग्रुप्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने। एक क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है और ओपन एंगल ग्लूकोमा है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा को हम नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। फर्दर हम इसकी डिटेल्स देखते हैं डायग्राम के अंदर। ये जी आगे डायग्राम इसके अंदर देख रहे हैं, ये हमने सक्लेरा ड्रा किया, फिर हमने कॉर्निया ड्रा किया, कॉर्निया से आगे हमने कोराइड ड्रा किया, कोराइड के बाद सीरी बॉडी ड्रा की, आइरस किया और लिगामेंट जोन्यूल के साथ लेंस जो है वो हैंग कर रहा है सेंट्रली।
अब ये देखें कि सिलरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर चैम्बर में, प्यूपल के ज़रिए वो होता हुआ आगे जा रहा है एंटीरियर चैम्बर में, और एंटीरियर चैम्बर्स के अंदर जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है वहाँ से ड्रेन कर रहा है। ये तो हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर होता क्या है। एक्चुअली क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर ये होता है, आइरिस अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाती है और वो जाके या तो अटैच हो जाती है कॉर्निया के साथ, या एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो है उसको नैरो कर देती है, जिसकी वजह से जो है ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर भी यही होता है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा होता है। उधर तो आयरस की वजह से प्रॉब्लम आया, लेकिन यहाँ पे एंगल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पे आता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है कैनाल ऑफ श्लेम का, उसके अंदर क्या होता है, फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस हो जाती है, उसकी वजह से ड्रेनेज का मसला आ जाता है। इस जगह पे मसला आता है। बाकी हम कुछ डिटेल्स देखते हैं इसकी फर्दर, के क्लोज एंगल ग्लूकोमा है उसे हम एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि आयरस जो है वो पुशेस फॉरवर्ड आगे होती है, वो जाके कॉर्निया पे अटैच होती है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर की नैरोइंग या क्लोजर हो जाता है, जिससे जो है ड्रेनेज जो है वो मुतासिर होती है, और वो कहलाता है क्लोज्ड एंगल या नैरो एंगल ग्लूकोमा। अब दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो हमें नजर आता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर जो है वो एंटीरियर चैम्बर के एंगल का कोई मसला नहीं होता। जो मसला आ रहा होता है वो कहाँ आता है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क के अंदर। तो इसे हम नोट कर लेते हैं, इट इज डिजेनरेटिव कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो सकती। जो पोर्स होते हैं, फेनेस्ट्रेटेड होती है ये कैनाल ऑफ श्लेम, तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज नहीं हो सकती, और वो ग्लूकोमा की कंडीशन आ जाती है सामने, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देख लेते हैं, इसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा और ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर एक चीज कॉमन है कि इन दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस चीज का है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के अंदर जो हमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम नजर आएगा वो एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर के क्लोजर या नैरोइंग की वजह से आएगा, और जो ओपन एंगल के अंदर हमें ड्रेनेज का प्रॉब्लम नजर आएगा उसकी मेन वजह फाइब्रोसिस या स्क्लेरोसिस होगी ट्रेबिकुलर मैशवर्क ऑफ कैपिलरीज की, तो उसकी वजह से ड्रेनेज का मसला आएगा। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है वो हमें अर्ली एजेस के अंदर नज़र आ जाएगा 30 से 40 इयर्स की एज में, और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है क्योंकि ये डीजेनरेटिव कंडीशन है ये हमें ओल्ड एज में नज़र आएगा, जैसे 60 या 60 प्लस में हमें नज़र आएगा। फिर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं क्लोज्ड एंगल का। क्लोज्ड एंगल के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं वो रेड आई है, और इसके अंदर दूसरी मेन चीज़ ये है कि सडन लॉस ऑफ विजन होगा। और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसके अंदर हमें रेड आई नहीं नज़र आएगी, उसके अंदर जो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिलेगा वो सिर्फ ये होगा कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगी। बाकी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब डिस्कशन जो हमारी आगे चलनी है उसके अंदर हम डिटेल्स देखेंगे क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की। उसके अंदर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की हम स्टेजेस की तरफ जाएंगे। इसकी टोटल जो स्टेजेस हैं वो 5 हैं। पहली स्टेज जो है वो लेटेंट होती है, उसे हम सस्पेक्ट भी कहते हैं, और दूसरी जो है उसे हम कहेंगे सब एक्यूट स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी। पेशेंट यूजुअली इस स्टेज के अंदर प्रेजेंट नहीं करते। इन दोनों स्टेजेस में पेशेंट जो है वो थर्ड स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, जो कहलाती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पे अगर पेशेंट प्रेजेंट कर लेता है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है, और अगर ट्रीट नहीं होता तो फिर क्या होता है कि वो अगली स्टेज के अंदर चला जाता है, जो कहलाती है क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा। अगर फोर्थ स्टेज के अंदर भी पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता तो यहाँ पर हाई प्रेशर ब्लाइंड आई बॉल नज़र आती है, जो कहलाती है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। अब हम एक एक करके इनकी डिटेल्स देखते हैं। पहले आता है लेटेंट और सस्पेक्ट ग्लूकोमा। तो इसके अंदर ये होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है
वो 20 to 40 के दरमियान होता है, 20 to 40 mmHg, और इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। तो जब ये एसिम्प्टोमेटिक होता है तो ये हम पिक कैसे करते हैं? ये जो पिक होता है वो रूटीन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में होता है। जब हम टोनोमेट्री कर रहे होते हैं तो हमें जब इंट्राओकुलर प्रेशर 26 से ज़्यादा मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग की तरफ जाते हैं। अब स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग इस तरह होती है कि हम एक टेस्ट है डार्क रूम टेस्ट, वो करते हैं। इस डार्क रूम टेस्ट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को हम 1 घंटे के लिए डार्क रूम के अंदर बिठाते हैं, ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा के लिए। तो उस 1 घंटे के बाद हम दोबारा टोनोमेट्री करते हैं। अगर तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो 8 mmHg से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डायग्नोस्टिक है किस चीज़ का? कि इसे लेटेंट या सस्पेक्ट ग्लूकोमा है। अब ये कंफर्म हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है, प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी है, ठीक है। तो इसके अंदर होता ये है कि अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो 50% पेशेंट्स जो हैं विद इन 5 ईयर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में प्रेजेंट कर जाते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जाते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज जो है वो सब एक्यूट स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी। तो इसके अंदर जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो 40 to 60 mmHg होता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें नज़र आता है एपिसोडिक हेडेक, आई एक, लैक्रिमेशन, और जो इसका हॉलमार्क फीचर है वो ये है कि पेशेंट को नाइट टाइम में लाइट के अराउंड छाइयाँ नज़र आएंगी, हेलोज नज़र आएंगे, और डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। डायग्नोसिस ये होगा कि एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टोनोमेट्री जिस तरह था। तो फिर हम इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करेंगे, डार्क रूम टेस्ट। उसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है वही प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी। बाकी जिस स्टेज पे पेशेंट ने प्रेजेंट करना होता है दैट इज़ बेसिकली एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। यही जो है हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई में पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो 60 mmHg से ज़्यादा होता है। इसके हम रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर के अंदर ये है कि 40 to 60 ईयर्स एज, फीमेल और मेल के अंदर जो रेशियो है वो 4:1 है, और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिस्क फैक्टर में, मतलब उसे पहले से ग्लासेस वगैरह या आई का कोई प्रॉब्लम होता है। एशियंस के अंदर होता है, फैमिली हिस्ट्री हो तो भी होता है ये, और स्मॉल आइज में होता है। और फिर अब हम देखते हैं कि पेशेंट ने किस तरह प्रेजेंट करना है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ये आता है कि सडन ऑनसेट होता है यूनिलेटरल रेड आई का, प्लस सडन लॉस ऑफ विजन होता है, डिक्रीज विजुअल एक्यूरेटी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ से प्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आई का जो है पेन जो होगा वो स्वेयर होगा, हेडेक होगा, लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा होगी, फोटोफोबिया होगा, इस हद तक होगा कि नोजिया और वॉमिटिंग हो। एग्जामिनेशन पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं आई लैशेस को। आई लैशेस नॉर्मल होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो स्वेलन होती हैं, ऑइडोमेटस होती हैं, और कंजक्टाइवा जो है वो होता है कंजेस्टेड इसलिए होता है कि जो कंजक्टाइवा की वेसल्स होती हैं वो डायलेट हुई भी होती हैं, उसकी वजह से वो कंजेस्टेड होता है। बाकी जो कॉर्निया है वो एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, तो वो कभी भी कंजेस्टेड नहीं होगा, वो जो होगा हैजी होगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये है कि जितनी भी आई की डिजीजेस होती हैं उनका जो डायग्नोसिस है वो एग्जामिनेशन पे ही बन जाता है। और हमने याद रखना है कि रेड आई विद डायलेटेड प्यूपल जब भी आएगा कि वो जो केस होगा वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का होगा। और किसी भी आई की डिजीज़ में इस तरह नहीं होता कि रेड आई के साथ जो है डायलेटेड प्यूपिल हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्यूपिल होगी वो हमें मिलेगी डायलेटेड ओवाइड प्यूपिल, और ये हॉलमार्क फीचर है इसका जो हमें ऑन एग्जामिनेशन नज़र आएगा। फिर हम देखेंगे एंटीरियर चैम्बर किस चीज़ की मदद से, किस टेस्ट के ज़रिए देखेंगे, स्लिट लैम्प टेस्ट के ज़रिए देखेंगे। उसके अंदर हमें एंटीरियर चैम्बर जो है वो शैलो नज़र आएगा, जो लेंस होगा वो नॉर्मल होगा, और जो रेटिनोस्कोपी करेंगे उसके अंदर हमें रेटिना भी नॉर्मल नज़र आएगी।
बाकी हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जब जाएंगे तो टोनोमेट्री करेंगे, उससे कंफर्म होगा। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट तो तब होगा जब हम सर्जरी नहीं कर सकते होंगे, तब ये मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। अब देख लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या हम प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं या ड्रेनेज को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन को हम किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं, सिस्टेमिक या टॉपिकल ड्रग्स दे के। सिस्टेमिक ड्रग्स के अंदर हम जो देंगे वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर देंगे, जैसे एसिटाजोलामाइड हो गया, और जो टॉपिकल के अंदर हम देंगे वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, टिमोलोल हो गया, बिटॉक्सालोल हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ड्रेनेज को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, उसे इंक्रीज करने के लिए हम सिस्टेमिक जो देंगे वो मैनिटोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और यूरिया भी दे सकते हैं। और ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर को इनहेंस करने के लिए हम प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी यूज हो सकते हैं। वो कौन से, पाइलोकार्पिन हो गए। और अब फिर हम जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। उसके अंदर आयरीडोटमी करेंगे। आयरीडोटमी का मतलब ये है कि पंक्चर करेंगे हम किसी आयरस को। उसके अंदर 2 तरीकों से पंक्चर हो सकती है, या तो हम पेरिफेरल बटन होल करें एट 12 o'clock, या फिर लेज़र के ज़रिए भी हो सकती है। लेज़र गन में निशाना लगाएं और 12 o'clock पे पंचर कर दें आयरस को, उसे हम कहेंगे लेज़र आयरीडोटमी। इसके बाद आती है 4th स्टेज ऑफ ग्लूकोमा, जो कहलाती है क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई पेशेंट इस स्टेज तक नहीं पहुंचता, क्योंकि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर स्वेयर पेन होता है और लॉस ऑफ विजन होता है, तो वो पहले ही कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, उससे एडवाइस ले लेते हैं, ट्रीट करा लेते हैं। ये जो मसला है सिर्फ और सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नज़र आता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो देहातों के अंदर रहते हैं, उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ नहीं होती प्रॉपर, ना कोई डॉक्टर अवेलेबल होता है, तो वो हकीमों के पास चले जाते हैं, वहाँ से कोई सही ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल सकता, तो वो 4th स्टेज के अंदर आ जाते हैं। जब वो 4th स्टेज के अंदर आते हैं तो 4th स्टेज देखते हैं कि क्या है क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा। 4th स्टेज तब होती है जब अनट्रीट हो या मिस मैनेजमेंट हो या लैक ऑफ ट्रीटमेंट हो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का, ठीक है। इसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा की तरह परसिस्ट करती हैं। इसके अंदर जो एडिशनल हमें चीज़ नज़र आनी है, जो हमें एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में नहीं नज़र आई लेकिन हमें क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर नज़र आनी है रेटिनोस्कोपी पे, वो ऑप्टिक डिस्क की कपिंग है, ठीक है। और ये पैथोलॉजिकल कपिंग है, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है। नॉर्मली तो 1/3 कपिंग होती है, वो फिजियोलॉजिकल होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्टिक डिस्क कपिंग होगी, वो पैथोलॉजिकल होगी, और इसका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का किया था, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट इस स्टेज के अंदर भी ट्रीट नहीं हो सकता, मैनेज नहीं हो सकता, तब आती है लास्ट स्टेज। उसके अंदर परसिस्टेंट इंक्रीज होता है इंट्राओकुलर प्रेशर के अंदर, उसके अंदर कंप्लीट ऑप्टिक डिस्क की जो है वो कपिंग हो जाती है, और इसके अंदर जो हमें नज़र आता है वो क्या नज़र आता है, हाई प्रेशर आई बॉल, ब्लाइंड आई बॉल नज़र आती है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, इन्यूक्लिएशन, मीन्स आई बॉल को रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गई 5 स्टेजेस। हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है ग्लूकोमा को। ग्लूकोमा के अंदर हमने पहले उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी टाइप्स देखी, टाइप्स एक्वायर्ड कॉन्जेनिटल को देखा, प्राइमरी सेकेंडरी को देखा। प्राइमरी को हम आगे लेके गए, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा देखी, ओपन एंगल ग्लूकोमा देखी, फिर हम क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा को आगे लेके आए, उसकी हमने फिर आगे देखी 5 स्टेजेस के अंदर लेटेंट स्टेज आ गई या स्टेज ऑफ कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद जो 3rd मेन थी वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है, और वो रेड आई का डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, हमने ज़्यादा फोकस इसी पे ही किया था। फिर अगर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा अनट्रीटेड रहे तो वो चला जाता है क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर। जब वो क्रोनिक कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर लाइक करता है तो उसकी ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हो जाती है और ये वर्स हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद फिर एंड पे अगर फोर्थ स्टेज में भी उसे कंट्रोल नहीं किया जाता, ट्रीट नहीं किया जाता, तो एंड में ये होता है कि कंप्लीट ऑप्टिक डिस्कपिंग हो जाती है, हाई प्रेशर हो जाता है, ब्लाइंड आई बॉल हो जाती है। तो उसका जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है वो इनिक्लिएशन होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम बाकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में।